हम बीएससी फर्स्ट ईयर की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे थे, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा था सहसंयोजक बंध, कोवैलेंट बॉन्ड। उसमें पिछले लेक्चर में हमने एक तो लुईस सिद्धांत के बारे में समझा था और उसके बाद सहसंयोजक यौगिकों के लक्षण देखे थे। अब आज उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम शुरू करते हैं जो आधुनिक सिद्धांत है सहसंयोजक बंध को समझाने के लिए। उसमें प्रमुख सिद्धांतों में से फर्स्ट सिद्धांत है हमारे पास में वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, संयोजकता बंध सिद्धांत। ठीक है, इसे वीबीटी भी कहते हैं। दो सिद्धांत पढ़ेंगे हम, एक तो है वीबीटी और एक है एमओटी, अणु कक्षक सिद्धांत। तो फर्स्ट है हमारा संयोजकता बंध सिद्धांत, इसी को समझते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलो देखते हैं। सबसे पहले ये हिटलर और लंदन ने दिया था, बाद में से पॉलिंग और स्लेटर ने भी इसमें सुधार करके कुछ मॉडिफाइड सिद्धांत दिया जो परमाणुओं के लीनियर कॉम्बिनेशन से जुड़ा पर आधारित था। देखो, वैलेंस बॉन्ड या संयोजकता बंध सिद्धांत क्या बताता है, वो क्या कहता है? वो कहता है कि जो अणु होते हैं वो कुछ परमाणुओं का समूह होते हैं। ठीक है भाई, एक अणु है तो उसमें कुछ परमाणु जुड़े हुए, समान या अलग अलग जो भी है, लेकिन कुछ परमाणु का संग्रह है। अतः दो संयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के युग्मन से दो परमाणुओं के मध्य एक सहसंयोजक बंध बनता है, जो हमने देख ही लिया पिछले लेक्चर में। ये इलेक्ट्रॉन युग्म उन दोनों परमाणुओं के मध्य लोकलाइज रहता है, मतलब उन दोनों परमाणुओं के बीच में स्थित होता है, उनके मध्य स्थित होता है। अतः अन्य परमाणुओं के साथ कोई बंध बनाने में भाग नहीं लेता। ठीक है भाई, जो ये इलेक्ट्रॉन युग्म है, जो वो दो परमाणु से लिया इलेक्ट्रॉन इसने, तो उन दोनों के बीच में ही बंधित रहता है, किसी और के साथ नहीं चला जाएगा ये बंध, ये इलेक्ट्रॉन जो जुड़े हुए हैं यहाँ पर। इस सिद्धांत के अनुसार क्या होता है, दो परमाणुओं के मध्य कोई स्थायी बंध तब तक नहीं बन सकता। देखो, ये सिद्धांत क्या बताता है, दो परमाणुओं के मध्य स्थायी बंध बनने की व्याख्या करता है कि कैसे बनेगा। इसके लिए निम्न शर्तें पूरी होनी आवश्यक है। परमाणु कक्षक, जो परमाणु के जो कक्षक है, वो ऐसी दिशा में एक दूसरे की ओर बढ़े कि अतिव्यापन मैक्सिमम हो, अर्थात उनकी दिशा कैसी होनी चाहिए, एक दूसरे की दिशा में व्यवस्थित होने चाहिए, ताकि अतिव्यापन अधिकतम हो, अधिकतम अतिव्यापन की कंडीशन में हो। सेकंड है कि अतिव्यापन जितना अधिक होगा, बंध उतना ही प्रबल बनेगा। उसके बाद है, बंध बनाने वाले इलेक्ट्रॉन लगभग समान ऊर्जा वाले होने चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास में, बंधन में भाग लेने वाले दोनों इलेक्ट्रॉन है वो अयुग्मित होने चाहिए। युग्मित इलेक्ट्रॉन तो बंध बनाने में भाग नहीं लेगा ना, यहाँ पर तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बंध बनाने में भाग ले रहा है। और जहां तक संभव हो सके अतिव्यापन में भाग लेने वाले कक्षक संकरित होने चाहिए, हाइब्रिड कक्षक पार्टिसिपेट करने चाहिए। ये संयोजकता बंध सिद्धांत ने हमें समझाया है। अब इसकी व्याख्या कैसे करते हैं, देखें। यहाँ पर इसको एक हाइड्रोजन अणु के रूप में व्याख्या की जा सकती है कि हाइड्रोजन अणु लिया, जैसे यहाँ पर लिया हमने इस हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन परमाणु लिए, उसमें एक का नाम HA रख दिया, दूसरे का HB कर दिया, ताकि समझने में आसानी हो। अब देखो, इन दोनों के नाभिक क्या करते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, और इन दोनों के इलेक्ट्रॉन भी क्या करते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। लेकिन HA का नाभिक HB के इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करेगा, और इसी तरह से HB का नाभिक HA के इलेक्ट्रॉनों को क्या करता है, आकर्षित करते हैं। ठीक है, ये चीज हमें याद रखनी है। अब जब ये एक दूसरे की तरफ आकर्षित होते जाते हैं, भाई ये परमाणु एक दूसरे की तरफ आकर्षित होंगे, इसका नाभिक इसके इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करेगा, और ये HA का नाभिक HB के इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करेगा, तो एक दूसरे की तरफ आगे बढ़ते जाएंगे और आकर्षित होते जाएंगे। तो इस आकर्षण के फलस्वरूप ये क्या करते हैं, एक दूसरे के समीप आते हैं और अतिव्यापन द्वारा एक शोषेष अणु कक्षक बना लेते हैं। ठीक है, ये अतिव्यापन करते हैं एक दूसरे के पास आकर और एक शोषेष अणु बना लेते हैं। अब ये अतिव्यापन कब तक होता रहेगा, ये जब तक होता रहेगा जब तक इन दोनों नाभिकों के बीच में प्रतिकर्षण, इलेक्ट्रॉनों के बीच का प्रतिकर्षण बल, और ये नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच का एक का नाभिक दूसरे के इलेक्ट्रॉन और इसका नाभिक दूसरे के इलेक्ट्रॉन, इनके बीच का आकर्षण बल प्रतिसंतुलित न हो जाए। ठीक है, तब तक ये अणु आपस में अतिव्यापन करते हैं, और इस प्रकार इनके अतिव्यापन से जो बंध बनता है वो सिग्मा बंध कहलाता है। ठीक है, तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन अणु के बीच में कौन सा बंध बना, यहाँ पर सिग्मा बंध बनता है। अब यहाँ पर हम इसके संयोजकता बंध सिद्धांत की कुछ सीमाएं दी गई है, उन सीमाओं के बारे में देखते हैं कि इनकी क्या क्या लिमिटेशंस थी। इसने बंध बनाना समझा दिया। अब देखो, इस सिद्धांत के अनुसार तो जो साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म में दोनों बंधित परमाणु से एक एक इलेक्ट्रॉन लेकर बनता है, लेकिन इसमें उपसंयोजक बंध, जिसमें डोनर और एक्सेप्टर का कॉन्सेप्ट होता है, उसके बारे में इसमें कोई उल्लेख नहीं है। दूसरा, इसमें ऑक्सीजन अणु के
इसके अनुसार तो ऑक्सीजन अणु में कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इसकी प्रकृति कैसी होती है? प्रतिचुंबकीय होनी चाहिए, परंतु इसकी प्रकृति तो अनुचुंबकीय होती है। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रॉन के युग्मन के बिना H2+ जैसे आयन कैसे बनेंगे, इसकी व्याख्या नहीं कर पाता है ये। कभी कभी कुछ अणुओं के लिए एक से अधिक संभावित संरचनाएं लिखनी पड़ती है, जो कि वास्तविक संरचना का अनुदिश संकर होती है, उसकी भी ये व्याख्या नहीं कर पाता है। सहसंयोजक बंध में कुछ आयनिक गुण भी पाए जाते हैं, और आयनिक गुण कितना प्रतिशत है इसके बारे में ये सिद्धांत कोई जानकारी नहीं दे पाता है। ठीक है, तो ये इसकी कुछ लिमिटेशंस हो गई। अब आगे इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम सहसंयोजक बंध के कुछ दिशात्मक कैरेक्टर्स पढ़ेंगे कि सहसंयोजक बंध के कौन कौन से दिशात्मक गुण होते हैं। चलो समझते हैं। देखो, हम पढ़ चुके हैं कि दो कक्षकों के अतिव्यापन से एक सहसंयोजक बंध बनता है, जिनमें विपरीत चक्रण वाले अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे उदाहरण हमने हाइड्रोजन का बनना देखा था। हाइड्रोजन का आकार कैसा होता है? स्पेरिकल शेप होता है, गोलाकार होता है, गेंद जैसा। इसमें XYZ तीनों अक्षों के तरफ एक जैसा होता है। अतः इसमें कक्षकों में कोई दिशा का कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, किसी भी दिशा में जाए इसे समान रूप से व्यवस्थित होता है। अतः ये किसी भी दिशा में अतिव्यापन आपस में आगे बढ़े, इनके मध्य अतिव्यापन होगा ही सही और एक सिग्मा बंध बनेगा ही सही। लेकिन पी कक्षकों के अतिव्यापन में दिशा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि पी कक्षक दिशात्मक प्रवृत्ति के होते हैं। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे देखेंगे बोरोन अणु का निर्माण। देखो, बोरोन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? 1s2 2s2 2px1। तो यहाँ पर क्या है? देखो, पी में देखेंगे हम एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कहाँ है? px में रखा हुआ है। ठीक है, तो ये देखो बोरोन का एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, ये पी कक्षक है x दिशा में, तो px, और यहाँ पर भी px, दोनों में एक एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। जब ये दोनों एक दूसरे की तरफ आगे बढ़ेंगे तो ये क्या करेंगे? अतिव्यापन करेंगे। ये दोनों आगे बढ़ रहे हैं और यहाँ पर ये अतिव्यापन हो जा रहा है इनका। अतिव्यापन होने के बाद यहाँ पर इन दोनों के बीच में क्या बनेगा? एक सिग्मा बंध बनता है। ठीक है, अब यहाँ पर बंध क्यों बना? क्योंकि ये एक्स अक्ष में आगे बढ़ रहे थे। लेकिन अगर यही वाई अक्ष में, एक एक्स अक्ष में होता और एक वाई अक्ष में होता, तो क्या ये बंध बन पाता? ये नहीं बन पाता। ठीक है, तो ये इसका दिशात्मक गुण है कि ये जब एक निश्चित अक्ष में जो पीएक्स कक्षक उपस्थित है और वो उसी अक्ष के अनुदिश अतिव्यापन कर रहे हैं, तो हमें सिग्मा बंध की प्राप्ति होती है। ठीक है, इसी तरह से देखते हैं हम C2O2 की संरचना देखते हैं। जैसे हम यहाँ पे C2 को देख लेते हैं। कार्बन ऑक्सीजन के पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं? जैसे कार्बन के विन्यास देखते हैं तो हम 1s2 2s2 2px1 2py1 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे देखते हैं, देखो कार्बन का इतना है, दो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें तो 2s2 2px2 2py1 2pz1, इसके पास भी दो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। अतः ऑक्सीजन परमाणु में दोनों अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कौन कौन से कक्षकों में होंगे? py और pz में, और कार्बन की px और py में उपस्थित है। अब यहाँ पे ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं तो py और pz में दो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। ये दोनों कक्षक परस्पर 90 डिग्री के कोण पर व्यवस्थित होते हैं। देखो, एक y अक्ष पर होता है तो दूसरा z अक्ष पर तल के बाहर होगा। ठीक है, इस तरह से व्यवस्थित होंगे और 90 डिग्री के बीच में होंगे। अतः यदि ऑक्सीजन परमाणु एक दूसरे के समीप y अक्ष पर समीप आए, जैसे y अक्ष के अनुदिश आ रहे हैं, जैसे मान लो कि y अक्ष है, y अक्ष को हम यहाँ पे दर्शा दें, इस तरह से y अक्ष पर आ रहे हैं, तो z अक्ष की पालियां कहाँ होगी? लंबवत हो गई, इसके लंबवत हो गई ना। जैसे ये y अक्ष हम यहाँ पे समझते हैं, जैसे ये y अक्ष हो गई, तो z अक्ष कहाँ हो गया? यूं लंबवत मान लेते हैं, इनके दोनों लंबवत मान लेते हैं, यही होगा। तो अगर y अक्ष से समीप आए तो py कक्षक अतिव्यापित होकर क्या बनाएगा? एक सिग्मा बंध बनाता है। परंतु विपरीत चक्रण वाला एक एक इलेक्ट्रॉन और उपस्थित है जो pz कक्षकों में है, और ये कक्षक क्या है? अक्षीय अतिव्यापन तो कर नहीं सकते। अतः ये कौन सा अतिव्यापन करेंगे? पार्श्विक अतिव्यापन करते हैं। हम पार्श्विक अतिव्यापन मतलब साइड वाइज अतिव्यापन करते हैं। इसकी वजह से क्या होता है? पी कक्षकों के सपार्श्विक या समपार्श्विक अतिव्यापन से एक पाइबंध का निर्माण होता है, जिसमें आधा इलेक्ट्रॉन अब्र, जैसे ये देखो, आधा इलेक्ट्रॉन अब्र इस बंध के ऊपर और आधा नीचे की ओर व्यवस्थित बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बना? एक तो देखो, पीवाई कक्षकों के अक्षीय अतिव्यापन से तो सिग्मा बंध बनता है, और पीजेड कक्षकों के संपार्श्विक अतिव्यापन से पाइबंध का निर्माण होता है। और पाइबंध हमेशा सिग्मा बंध की तुलना में दुर्बल प्रकृति का होता है। तो ये हमने यहाँ पर ऑक्सीजन अणु के बारे में देख लिया है। यहाँ ऑक्सीजन अणु की संरचना दर्शाई गई है। देखो, ये py कक्षक है, y दिशा में है, ये z अक्ष है और ये x अक्ष है।
एक्स में तो इलेक्ट्रॉन युग्म रखा हुआ है, तो वो तो अभी क्या इसमें बंध में भाग ले ही नहीं रहा है। लेकिन वाई कक्षक में एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, इसके वाई कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, ये अक्ष के अनुदिश अतिव्यापन करते हैं और सिग्मा बंध बनाते हैं। इसी तरह से ये पीजेड कक्षक और यहाँ पर ये वाला पीजेड कक्षक, ये इस अक्ष के लंबवत व्यवस्थित हैं और ये संपार्श्विक अतिव्यापन करते हैं और ये कौन सा बंध बनाते हैं, पाई बंध बनाते हैं। अतः यहाँ पर ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में दो बंध बनेंगे, एक तो सिग्मा बंध बनेगा और एक पाई बंध बनेगा। ठीक है, संयोजकता बंध सिद्धांत के अनुसार। इसी तरह से कार्बन में भी दो बंध बनेंगे, पीएक्स और पीवाई कक्षक भाग लेते हैं वहां पर, और इसके पीएक्स कक्षक से सिग्मा बंध बनेगा और पीवाई कक्षक से इसके संपार्श्विक अतिव्यापन होकर पाई बंध का निर्माण होता है। नेक्स्ट देखते हैं हम नाइट्रोजन अणु के बारे में। देखो नाइट्रोजन अणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है हमारे पास में, 1s2 2s2 2px1 2py1 और 2pz1। ये इसके तीन अयुग्मित इलेक्ट्रॉन इसमें उपस्थित है। अब ये तीनों अयुग्मित इलेक्ट्रॉन तीनों कक्षकों में एक एक उपस्थित है, px में, py में और pz में। अब देखते हैं यहाँ पर इनके, देखो यहाँ पे दर्शाए हैं, जैसे ये जो व्यवस्थित है px कक्षक है, यहाँ पर ये कक्षक कौन सा है, px हो गया। अब px कक्षक इसमें भी एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, ये py कक्षक है, इसमें भी एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, pz कक्षक है, इसमें भी एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर भी यही कंडीशन, ये px है एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, ये py कक्षक है एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, और ये pz कक्षक में एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। अब ये x अक्ष के अनुदिश दोनों px कक्षक एक दूसरे की तरफ आकर्षित होते हैं और अतिव्यापन करते हैं। तो इन दोनों px कक्षकों के अतिव्यापन से सिग्मा बंध का निर्माण होता है। ठीक है, अब जो py कक्षक है, देखो ये pz कक्षक कहाँ है, ये इस तरह से, और py कक्षक कहाँ होंगे, इस तल के लंबवत। ठीक है, इस तल के लंबवत होंगे ना, जो हमने इस तरह से दर्शाए, तिरछे नहीं है, तल के लंबवत है। तो एक तो ये हो गए py कक्षक, आप देख पा रहे हैं मेरी उंगलियों की तरफ, और एक हो गए pz कक्षक, ये व्यवस्थित हो गए। ठीक है, तो ये py कक्षक आपस में संपार्श्विक अतिव्यापन करेंगे और ये भी क्या बनाएंगे, एक पाइबंध बनाएंगे, और ये pz कक्षक संपार्श्विक अतिव्यापन करेंगे, ये भी क्या बनाएंगे, पाइबंध बनाएंगे। तो नाइट्रोजन में तीन बंध उपस्थित होंगे, एक सिग्मा और दो पाई बंध बनते हैं। ठीक है, ये हमने नाइट्रोजन बनना देख लिया। अब हम यहाँ पे एक चीज देखते हैं कि जो अभी तक हमने परमाणु जो अणु बनाने देखे, वो समान परमाणु ले रखे हैं, और वे सब अणु रेखीय रूप से व्यवस्थित होते हैं, जिनमें से सिग्मा बंध बनता है और पाई बंध बन जाते हैं। लेकिन अब यहाँ पर अगर अलग अलग प्रकृति के परमाणु लें, जैसे H2O लिया, अमोनिया लिया, तो उनमें से किस प्रकार बंध बनेंगे, एक बार उनको भी समझते हैं। देखो हम H2O मॉलिक्यूल का बनना समझते हैं हम। देखो ये ऑक्सीजन है, ये वाला, इसमें ये px है, इसमें दो इलेक्ट्रॉन है, ये py और ये pz है। यहाँ पे एक एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। अब ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में एक एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। अब देखो एक हाइड्रोजन जा रहा है py अक्ष के अनुदिश अतिव्यापन कर रहा है, दूसरा pz का अक्ष के अनुदिश अतिव्यापन कर रहा है। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से अतिव्यापन करते हैं और ये क्या बना लेते हैं, दो सिग्मा बंध बना लेते हैं। तो यहाँ पे तो अक्षीय अतिव्यापन ही हो रहा है ना। अब ये तो हाइड्रोजन का आकार कैसा है, गोलाकार होता है, उसको दिशा की कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। बस जैसे ये जेड अक्ष के अनुदिश चला गया तो इसमें अधिकतम अतिव्यापन होता है, ये वाला हाइड्रोजन py अक्ष के अनुदिश चला गया तो इसमें इस अक्ष के अनुदिश अतिव्यापन होता है, और दोनों अतिव्यापन करके क्या बनाते हैं, सिग्मा बंध बनाते हैं। अतः अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि दोनों तीनों अक्ष x px py pz एक दूसरे के लंबवत होते हैं, 90 डिग्री के कोण पे होते हैं। तो यहाँ पर जो HOH बंध बनना चाहिए वो भी 90 डिग्री के कोण पर बनता है, परंतु हम सब जानते हैं कि 104 डिग्री 28 मिनट के कोण पर व्यवस्थित होता है। तो इसको VBT द्वारा ये कहा गया कि जो दोनों बंध के इलेक्ट्रॉन है एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, इसलिए बंध कोण बढ़ा देते हैं। परंतु बाद में इसकी संकरण जो अवधारणा दी गई है संकरण के द्वारा, उसके आधार पर इसकी स्पष्ट व्याख्या कर दी गई है, जिसे हम नेक्स्ट लेक्चर्स में देखने वाले हैं। इसी प्रकार से अमोनिया में भी तीन अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है और तीनों हाइड्रोजन उन अक्षों के अनुदिश अतिव्यापन करते हैं, px py और pz अक्षों के अनुदिश अतिव्यापन करके तीन सिग्मा बंध बनाते हैं। और ये तीनों सिग्मा बंध भी आपस में किस तरह से व्यवस्थित होने चाहिए, देखो यहाँ पे देखते हैं, तीनों सिग्मा बंध भी 90 डिग्री के कोण पर व्यवस्थित होना चाहिए, परंतु ये वास्तव में 107 डिग्री 20 मिनट के कोण पर व्यवस्थित होते हैं। यहाँ भी व्याख्या तो वही दे दी गई कि परस्पर प्रतिकर्षण के कारण बंध कोण बढ़ जाता है। ठीक है, तो इस तरह से
अभी तक हमने इनकी बंधों की दिशात्मक प्रवृत्ति के बारे में अध्ययन किया। जो इनमें कमियां रह गई उनको बाद में संकरण की अवधारणा के आधार पर संतुष्ट किया गया है। तो जब हम संकरण देखेंगे वहां पर ये सारी चीजें और क्लियर हो जाएगी कि यहाँ पर जो कमियां हमें लग रही है उनको संकरण क्लेरिफाई करता है, और वहां पर जो कमियां रह जाती है उसको हम अणुकक्षक सिद्धांतों के द्वारा समझते हैं। तो चलो बच्चों, आज इस लेक्चर में इतना ही। इसके बाद रिमेनिंग पार्ट नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। धन्यवाद।